बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की दाखिली सूरत हाल और खित्ते के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी इजलास में तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर भी बातचीत हुई और ये फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तहरीक तालिबान के साथ न सिर्फ बातचीत करेंगे, बस इस बातचीत के हवाले से ऐवान को एतमाद में लेंगे। कुछ अहम बातें जो एलामिये में शेयर की गई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मसलन ये कहा गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। ये भी कहा गया कि दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ जो काविशें की। TTP से बातचीत के हवाले से इजलास में तमाम पस मंजर से तमाम लोगों को बाखबर किया गया और ये बताया गया कि बातचीत का सिलसिला कैसे शुरू हुआ था। इस दौरान होने वाले इदवार पर जो बताया गया इजलास को कि अफगानिस्तान की हुकूमत की सहूलतकारी से TTP के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, जिसमें हुकूमती क़यादत में सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी नुमाइंदगी करते हुए आईने पाकिस्तान के दायरे में रहकर ये बातचीत कर रही है, जिस पर हतमी फैसला जब भी होगा वो आईने पाकिस्तान की रोशनी में पार्लियामेंट की मंजूरी, मुस्तकबिल के लिए फराहम करदा रहनुमाई और सबसे अहम इत्तफाक़ी राय से किया जाएगा। सो अहम डेवलपमेंट रीजनल डेवलपमेंट से ताल्लुक है इसका। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने आज हुकूमत की जो तब्दीली है उसकी साजिश के हवाले से एक सेमिनार किया। जब स्पीकर की रूलिंग के हवाले से एक इंकशाफ किया आज फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस केस के फैसले का जिस वक्त आया तो जो बात की फवाद चौधरी साहब ने वो जरा खुद ही सुन लीजिए। फिर अब केस खत्म होता है, बेंच उठ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। अब इत्तेफाक से हम लोग पहले पहुंचे और हमने दरवाजा लॉक खोला और हमारे सामने हम लॉक खोलने के बाद अंदर गए तो पता चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी पहले ही लॉक शुदा कमरे में मौजूद है। अच्छा, अब ये कैसे हुआ? अब ये भी वही हुआ कि वो फिर आपको बाद में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट को तो हम रोज ही कह रहे हैं कि तहकीकाती कमीशन बनाए। सुप्रीम कोर्ट का भी पता नहीं क्यों नहीं हौसला पड़ रहा। आपको किसी आम आदमी ने नहीं कहा कमीशन बनाने का, आपको सदर पाकिस्तान ने कहा है कमीशन बनाए, आप नहीं बना रहे, आपकी मर्जी है, हमें बता दें क्यों नहीं बना रहे। सदाकत अब्बासी साहब, जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये तो डायरेक्ट एक इल्जाम है इदारे के ऊपर। सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। कौन से इदारे की आप बात कर रही हैं? इलेक्शन कमीशन की बात कर रही हैं? आपको क्या लगा है फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है? उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ लगाया है जो हम ओपनली कर रहे हैं और जो हमारा सबसे बड़ा उनका एतराज़ है। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने तय खुद ही जाकर खुद ही दरवाजा खोल के अंदर चले गए। देखिए ना, हम आपको ये बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी कोई हमारे साथ कोई नई बात नहीं है, कोई आपको ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। तो बड़े अरसे से हम बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात कि हमारा जो पंजाब असम्बली के जो हमारे रिज़र्व सीट के लोग हैं 5, उनका नोटिफिकेशन इसलिए नहीं किया जा रहा कि हमजा शहबाज की हुकूमत गिर जाएगी। इसके अलावा एक पूरी तफसील है इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी की, तो वो सारी बातें ऑब्वियस हैं। और आज इलेक्शन कमीशन के अलावा बाकी भी जितनी बातें हुई हैं वो सारी मुल्क के लिए और लोगों के लिए बड़ा एक होश रुबा इंकशाफात हैं, आई ओपनर्स हैं आपके लिए और हमारे लिए। तो आपको किस किस बात पे एतराज़ है मैं उसका जवाब देता हूँ। आप तफसीलन सवाल पूछें किस इदारे के बारे में क्या है। हम ये समझते हैं कि जो ये डेफिनेशन, ये आप ठीक कह रहे हैं, किस इदारे की बात करें, आप ठीक कह रहे हैं बात साहब, किसी इदारे को आप ना करें तनकीद तो हम उसकी बात करें, किस इदारे की बात करें, ये ठीक क्वेश्चन है, इसको हम क्लेरिफाई करते हैं। हमारे देखिए ना, एक जुमला सुन लें, मेरी जुमला सुन लें। हम ये हमारे इदारे हैं और हम इन इदारों से ज़ाहिर है मुतासिर होते हैं और इदारे अगर आगे जाएंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान पहले से बेहतर हुआ? मुझे बताएं, अगर प्रोटेस्ट पीसफुल करते हैं, आप औरतों बच्चों को डंडे मारते हैं, तो इदारों ने कुछ किया? मेरे जैसे बंदों पे जो प्रोफेसर हैं 4 FIR आपने किए, हम जमानतें कराने फिर रहे हैं, हमारा ये कसूर है कि हम आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज करते हैं? आप मुझे बताएं, डॉक्टर यास्मीन जैसी खातून को पुलिस जो है वो गुल्लू भट्टों के जरिए डंडे मारती है और मुल्क में कोई इदारा नहीं हिलता? मुझे बताएं ना, मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान को हम आगे लेके जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन सीधी सीधी धांधली कर रहा है, तो मुझे बताएं, हम जो धांधली सीधे सीधे कर रहे हैं
क्या पाकिस्तान आगे जा रहा है पीछे जा रहा है? आप ईवीएम को खत्म करके ठप्पे पे आ रहे हैं, क्या आप आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? तो बस आप कहते हैं ना चुप ही रहें तो बेहतर है। इदारों का जिक्र बस अब कितना करें हम, लेकिन चुप रह भी नहीं रहे ना साहब, नहीं, कह भी नहीं रहे। बट लेट्स कम टू तलाल चौधरी साहब। थैंक यू तलाल चौधरी साहब। ये अभी आपने सदाकत अब्बासी साहब की भी सुन लिए जो शिकवे शिकायत हैं। आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहे थे कि न्यूट्रल्स के हवाले से कुछ बात की, कुछ चौकीदारों का जिक्र किया। फवाद चौधरी साहब ने अदालत के कमरे के हवाले से भी शिकवा किया। सो ये किस किस से शिकवा है? ये हर उस बंदे से शिकवा है जो इनके इक़्तिदार की सीढ़ी नहीं बना, जो ये चाहते ये हैं कि अदारे इस तरह के हों जो कि इमरान खान की इक़्तिदार में रख सके। गोगी लूटती रहे, गोगी और बनी गाला मिलके पार्टनरशिप खेलते रहे, हीरो की खेलें, जमीनें अलॉट कराएं, अरबों के सौदे करें। ये अपनी पार्टनरशिप के लिए अदारे की मदद चाहते हैं कि अदारे उसी तरह का रोल प्ले करें जैसे आरटीएस बंद हो जाए, थैले गायब हो जाए, क्या कहते हैं पोलिंग एजेंट बाहर निकल जाएं और उसके बाद इत्तेहादी इनको बनाकर दिए जाएं, बंदे इनको तोड़ के दिए जाएं, ये सारा कुछ करके दिया जाए और इनके मुंह में यानी नवाले तोड़ के डाले जाएं। ये कुछ ना करें। वही जो बड़ा जबरदस्त तरीके से आपको याद होगा एक दफा जो स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज लाई ने कहा था कि भी ये इतने नाजुक हैं कि नापी भी बदली जाती थी, चूसनी भी दी जाती थी। तो ये वही दौर ढूंढते हैं। पर जमाना बदल गया है और ये मुमकिन नहीं है कि अदारों को अगर जब वो इनकी सपोर्ट करते रहे हैं तो उसके बाद इनके जितनी भी काम थे, जिस तरह की बैड परफॉर्मेंस थी, उसका सारे की सारा रिफ्लेक्शन जो है वो अदारों पे गई है। तो अदारों ने फैसला कर लिया है कि वो अब मजीद सियासत में नहीं आएंगे। ये पहला सियासतदान देखा है जो कि घसीटता है, कहता है कि नहीं हर सूरत आओ और आओ भी मेरी मदद के लिए। उसके अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम ठीक हो, नहीं मदद करो तो तुम गलत हो। सो क्विकली चौधरी साहब, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद आपने जाना भी है, क्विकली ये बता दें कि जो अभी दीगर बातें की हैं, या आज सेमिनार में तो बात नहीं हुई लेकिन ये हकीकत है जो डॉक्टर यास्मीन के साथ हुआ, सदाकत अब्बासी साहब अपना शिकवा करे हैं, ये जो तमाम मुकदमात बनाए हैं, क्या मुत्तफिक हैं PMLN की हैसियत से, नहीं अपनी एक सियासी वर्कर की हैसियत से? देखिए मेरी गुजारिश ये है, मैं तो आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपके कैमरों ने दिखाया कि इस्लामाबाद आग लगी, सिपाही को शहीद किया गया, सीधी गोली मारी गई, क्या बख्तरबंद गाड़ियां और पुलिस वैन जलाई गई, उसके बाद ये तमाम चीजें हुई, किसने की, किसकी कॉल थी, कौन लोग लीड कर रहे थे, कौन लोग लेकर आ रहे थे, और उसके बाद अगर आपके घरों से छौनी जितना असला निकले और फिर भी आप कहेंगे कि हम पे पर्चा नहीं होना चाहिए। भाई बड़ी मोहतरम है डॉक्टर साहिबा और किसी खातून को पकड़ने के ऑर्डर नहीं है जब तक कि बिल्कुल इंतहाई जरूरी ना हो जाए। और उनको नहीं, आप फुटेज दिखा दें उनकी, पुलिस वालों के ऊपर वो गाड़ी ड्राइव करते हुए चढ़ा दी है उन्होंने, ये फुटेज के अंदर है। यानी मेरा मतलब है ये उसके बावजूद अभी तक बाहर बैठी हैं। बाकी खातून होने का मतलब हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन गाड़ी आप सिपाहियों पे चढ़ा दें, आप उसके बाद गोलियां आपके लोग सीधी चलाएं, उसके आग आप लगाएं, उसके बाद इतना सा तो हमें इजाजत दे दें अगर हुकूमत के तौर पर कि भी इनके जिन लोगों ने किया उन पे मुकदमा हो जाना चाहिए और अदालत फैसला कर देगी। ठीक। शेख वकास अकरम, हमने सुना कुछ खबरें आई 2 दिन पहले, खुद जिक्र किया PTI ने, खान साहब ने, कि ये मैसेज कन्वे हुआ है कि रिजीम चेंज पे आप बात नहीं करें, कॉन्स्पिरेसी पे बात नहीं करें। आज पूरा एक सेमिनार हो गया रिजीम चेंज पर। सो ये क्या मामलात हो रहे हैं PTI के और इदारों के? देखिए मैं ये समझता हूँ कि PTI और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह फासला है जो पिछले चंद महीने से आपको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है। और अगर वो फासला ना होता तो शायद तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी ना आता। हमारे जो भाई नून लीग में है अपनी जाती महफिलों में वो हमें बताते हैं कि किस मजबूरी के तहत उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना पड़ा। वो कहते हैं कि मौत दिखा के उन्हें बुखार दिया गया और अब वो बुखार जो है वो भी मौत ही बन गया है इनके गले में। सो ऑब्वियसली
अगर इदारे खान साहब से राजी होते तो खान साहब इतने मसाइल का शिकार न होते जितने मसाइल का शिकार वो हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इसमें कोई ताली एक तरफ से नहीं बजती है, कोई सिर्फ कोई इदारों की तरफ से ही नहीं, इदारे ही आपको लाने वाले थे, इदारे ही आपको वजारत उज़्मा दिलाने वाले थे, इदारे ही आपको सपोर्ट करने वाले थे, इदारे ही आपका नैरेटिव बिल्ड कराने वाले थे। हुण कम से कम इतना काम तो खान साहब ने कर लेना सी भाई इदारे नूं राजी तो रखना सी। मतलब आप अवाम को राजी रख सके या ना रख सके तो कम से कम इदारों को तो राजी रख लें। वो आप वो काम भी नहीं कर सके, आप इदारों को भी राजी नहीं रख सके। वो जो चीजें नजर आती हैं कई दफा वैसी नहीं होती हैं, वो चीजें आपके लिए खास तौर पे बनाई जाती हैं। फिर इदारों के इंटरेस्ट होते हैं, स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं। अब आप हर इंटरेस्ट से अब अपने आप को समझे तो फिर इदारे रिएक्ट करते हैं। या तो आप जड़ें इतनी मजबूत हों कि आप उनके बगैर आगे चल सकते हो, और फिर उसके बाद आप जलसों में भी देखें जो 33 जलसे खान साहब ने किए, जो कि लॉन्ग मार्च के लिए लोगों को मोबिलाइज करने के लिए किए, उसके अंदर एक नया ट्रेंड देखा गया कि खान साहब जो है, बड़ा एहतराम है खान साहब का, मैं को खान साहब का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तो एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ। मैं ये कहता हूँ मैंने ये देखा कि खान साहब वो पहले वजीर आजम है जो जलसों में खुद इदारों को कहते रहे कि बेहतर आओ साड़ी इमदाद करो। पहले ये बहुत बड़ा एक पंजाबी में कहते हैं ना, मेड़ा समझा जाता था कि अगर कोई सियासतदान किसी को इमदाद के लिए बुलाता था या इदारों की इमदाद मांगता था, मगर ये तो फैशन ही पाकिस्तान में तब्दील हो गया जी। अब तो जलसों के अंदर खड़े होकर लोग कहते हैं जी कि आप हमारी हेल्प करें, जो आपने हमारी हेल्प ना की थी, जो थोड़ा भी रड़ा हो जाएगा तो साड़ा भी नुकसान हो जाएगा। तो ये एक नया सिलसिला एक शुरू हो गया। मैं ये समझता हूँ कि इदारों के साथ लड़ने की बजाय आप अपने सियासी मुखालफों के साथ लड़ें। अपने मौजूद है इदारों को, अगर वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, और अगर वो न्यूट्रल हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर खान समझता है कि वो न्यूट्रल नहीं है तो ये तो उनको न्यूट्रल होना चाहिए इदारों को। अगर वो न्यूट्रल है और रहना चाहते हैं तो लेट इट बी। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। ये अगर इजाजत है शेख साहब, यही सवाल है। अब्बासी साहब, दो बातें जो शेख साहब ने की, एक तो ने कहा कि आप राजी रख लेते इदारों को, ये क्यों इतना मसला हुआ आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या न्यूट्रल हैं आपकी नज़र में? देखिए, मैं तो एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की रियासत को, इदारे को, मुआशरे को, इदारों को आगे लेके जाना चाहिए या पीछे लेके जाना चाहिए? अभी तलाल चौधरी साहब कह रहे थे कि इन्होंने आगे लगाई और इन्होंने पता नहीं क्या किया। 22 जलसे किए इमरान खान ने, एक पत्ता भी नहीं टेढ़ा किया। 22 जलसे किए लॉन्ग मार्च से पहले। और मुझे, मेरे भाई, मुझे ये बता दो, आप फैसलाबाद क्यों बंद किया था? आपका शहर क्यों बंद किया था? सरगोदा क्यों बंद किया था? वहाँ कौन सी आग लगी थी? गुजरात क्यों बंद किया था? और मंडी बाउद्दीन क्यों बंद किया था? ऐसे ही आके यहाँ आके आप गलत बात कर रहे हैं। आप लोगों ने बदमाशी किया है बच्चों पे, औरतों पे। सुने, बच्चों पे, औरतों पे आपने जहरीली गैस मारी है, और आप यहाँ आके बातें करते हैं असूलों की और ज़ाब्ते की। आप इदारा, मुझे पूरी बात करने देना। ओके, लेकिन क्वेश्चन अब्बासी साहब, मुझे क्विक ब्रेक पे जाना पड़ा। I'll come back to you, लेकिन क्वेश्चन का जवाब रेडी रखें कि न्यूट्रल है कि नहीं, ये जवाब आपने देना है राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से भी जवाब आ रहे हैं। जब नैब के हवाले से इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने इतराज उठाया तो जवाब में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। सबसे करप्ट इदारा मुल्क आज नैब है। जितने करप्ट अफसर नैब में है पाकिस्तान के किसी इदारे में नहीं है। मैं ओपनली कहता हूँ जरूरत है कि एक कमीशन बने जिसके सामने लोग पेश हों और वो बताएं कि नैब ने क्या क्या किया उनके साथ, किस तरह डरा धमका कर स्टेटमेंट दिलवाई गई हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है। इमरान खान समेत तुम्हारे वजीर कल अंदर करा सकते हैं। हम भी अपने 2 नंबर चेयरमैन लगाकर ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम इन कामों में नहीं पढ़ना चाहते कि जो तरामीम हुई हैं ये सारी की सारी तरामीम इमरान खान के वजीरों ने मेरे सामने बैठकर कबूल की थी। अब्बासी साहब, क्योंकि नैब का गठजोड़ भी आज रिजीम चेंज से एक बार फिर छोड़ा गया, जो आप लोग कहते भी हैं, बट अब ये हुकूमत का दावा ये है कि आपको फायदा होने जा रहा है इन तरमीम से, वरना आपके खिलाफ भी वो लोग उसी तरीके से मुकदमात बनाते जैसा कि आपने उनके खिलाफ बनाए थे अकॉर्डिंग टू देम। और न्यूट्रल है कि नहीं, ये पहले जरूर बताइएगा। 2-3 बातें हैं। पहली तो बात है, मेरी जमात में और कैबिनेट में कोई करप्ट है तो मैं उसको उतना ही बुरा समझता हूँ
जितना मैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ करप्ट लोगों को बुरा समझता हूँ। इसलिए हरगिज नैब अगर मेरे लोगों को छोड़ेगा तो मुझे कोई खुशी नहीं है। कौन सा नैब है भाई? पर्सन स्पेसिफिक सारी इसमें अमेंडमेंट्स लाई हैं, जो तरमीम लाई हैं। अगर मुझे कहेंगे तो मैं एक एक पढ़ूंगा, एक मरियम साहबा को निकालने के लिए, एक ख्वाजा साद रफीक को निकालने के लिए, एक शाहिद खान साहब और परवेज अशरफ को निकालने के लिए, और कुछ जरदारी साहब और बिलावल साहब को निकालने के लिए चुन चुन के पर्सन स्पेसिफिक तरमीम की हैं। ये मुल्क के इदारे हैं। आप कह रही हैं कि जी न्यूट्रल्स हैं कि नहीं है। मुझे बता दें 6% 2 साल से 6% की इकॉनमी ग्रो कर रही थी। आपकी एक्सपोर्ट पीक पे थी, आपके रेमिटेंसेस पीक पे थे, आपका टेक्सटाइल ग्रो कर रहा था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रहा था, एग्रीकल्चर सर्विसेज आपकी सारी ग्रो कर रही थी, आईटी ग्रो कर रही थी, आपका जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो बूम कर रहा था, आपके रेवेन्यूज बढ़ रहे थे। मुझे इस तरह के मौके पे अगर कोई साजिश करता है, कनेक्टेड है क्वेश्चन, इससे भी कनेक्टेड है क्वेश्चन, मुझे पूरा तो करने दें। न्यूट्रल आपको खदशा है कि न्यूट्रल नहीं थे या नहीं है? सुने ना, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जब ये साजिश हुई तो जाके इमरान खान साहब ने और शौकत तरीन साहब ने न्यूट्रल्स को बताया कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी स्टेट में है, इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। अगर खुदा ना खास्ता ये जो एनआरओ मांगने वाले हैं, इनको यहाँ पे अगर कोई साजिश हुई तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कलैप्स कर जाएगा। अब्बासी साहब आप ये जवाब नहीं दे रहे, ये बता दें आज एक लंबे अरसे तक खान साहब ये कहते थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। वो किसको कहते थे? ये कौन कह रहा था कि एनआरओ दो? बिल्कुल सही बात है। अगर हम जो उस वक्त ये कहा गया इमरान खान साहब ने कि अगर ये आपको ये साजिश होती है तो पाकिस्तान डूब जाएगा। आज बताएं ना, 178 रुपए डॉलर था, 215 पे चला गया। पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें 100 रुपए से महंगी हो गई। आज कुछ बन नहीं पा रहा, स्टॉक मार्केट डूब रही है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, बिजली की लोड शेडिंग है, गैस 40% महंगी हो गई है, बिजली 47% महंगी हो गई है। तो पाकिस्तान पहले से 3 महीने पहले बेहतर था या आज बेहतर है? तो हम समझते हैं कि इस साजिश में न्यूट्रल्स को न्यूट्रल नहीं रहना था। इस मुल्क को बचाने के लिए उन्होंने साजिश को रोकना था। अब आपका अगला सवाल ये था कि तो फिर शेख साहब ये तो आप खुल के उन्हें जवाब दे दिया है। अब्बासी साहब मुझे अब शेख साहब की तरफ आने दें। वो तो खुल के कह रहे हैं कि तो हम बचेंगे ना, इसमें सियासत। आज पाकिस्तान खुदा न खास्ता मखदूश है, रिजर्व 9 अरब डॉलर से नीचे आ गए। तो क्या हम बचेंगे तो हमारे न्यूट्रल्स और हमारी जो नॉन न्यूट्रल्स हैं वो रहेंगे ना। तो ये इतनी बड़ी साजिश को रोकना उनका फर्ज था। ये ओके अब्बासी साहब, लेट शेख साहब आंसर। जी शेख साहब। देखिए, मुझे नहीं पता अब ये मुझसे आप क्या सवाल इस वक्त कर रही है। मैंने तो एक सवाल पूछा था कि जी न्यूट्रल्स की जो बात हो रही है, अब्बासी साहब ने ये कह दिया कि न्यूट्रल्स को न्यूट्रल रहना चाहिए था। तो जवाब इन्होंने ये दिया कि न्यूट्रल नहीं है। इसका यही मतलब हुआ ना। मैंने कहा नहीं रहना चाहिए था जब उनके खिलाफ साजिश कि ये आई करेक्ट यू। वो कह रहे हैं न्यूट्रल ही नहीं रहना होना चाहिए, उनको साइड लेनी चाहिए, हमें बचाना चाहिए था। देखिए, उन जो एक मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एस्टैब्लिशमेंट के तौर पे मैं आज आपके साथ और मेरे साथ होने का सारा फायदा आपको हो रहा है। दूसरी तरफ मेरे आपके साथ होने का नुकसान सारा अब्बासी साहब को हो रहा है। जब मैं आपको छोड़ देता हूं और न्यूट्रल हो जाता हूं तो उसका सारा फायदा दूसरी पार्टी को हो जाता है। यही मतलब है ना। अगर मेरे आपके साथ खड़े होने का नुकसान नवाज शरीफ को है और इमरान खान को फायदा है तो न्यूट्रलिटी तो उस वक्त भी नहीं थी। सर, ये कहां पे लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट एक पार्टी के साथ तैर जाए? देखें कोई भी नेशन, अगर आपने मुझसे हकायक पूछने हैं ना तो अब हकायक मैं आपको बता देता हूं कि हालात आपके दौर में भी बेहतर नहीं थे और हालात इस वक्त बदतर हो गए हैं। आपको किसने कह दिया कि आपके 3 साल के अंदर हालात बेहतर थे? इन्हीं टॉक शोज के ऊपर आप बैठ के लाजवाब होते रहे। आप ये जो इकोनॉमिक सर्वे की फिगर्स बता रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें। ओके, अगर इजाजत दें जेंटलमैन, अगर इजाजत दें बड़े अदब के साथ, क्योंकि चौधरी साहब आए हैं, उन्होंने फिर जाना है कहीं। अजीज से लेके सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे हुकूमत का पढ़ लें, उनकी फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ लें। आप देखें पिछले 3 साल आप क्या टॉक शोज करती थी। खान साहब ने खुद 3 दफा इस बात को एक्सेप्ट किया कि मेरी टीम नाअहल है। खुद कहा, आपने नहीं कहा, वकास अकरम ने नहीं कहा। खान साहब ने कहा कि ये नालायक लोग हैं, मेरे से गलती हो गई है, मैं टीम इकट्ठी नहीं कर सका, इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मैं टारगेट अचीव नहीं कर सके।
ऑब्वियसली वो अपनी नाकामी का एतराफ कर रहे थे। ये आप ठीक कह रहे हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं। मुझे आज हालात बदतरीन हो गए, ठीक, आज हालात बदतरीन हो गए। सो ये कंपैरिजन क्या हो रहा है तलाल चौधरी साहब? पहले डिबेट होती थी कि हालात खराब हो गए, अब डिबेट हो रही है उससे भी खराब हो गए। ये क्या हुआ है पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में? 3 महीनों में क्या हुआ है, इसका जवाब दें इनसे। जी चौधरी साहब, उन्होंने क्या जवाब देना है? तलाल चौधरी साहब कैन यू हियर मी? जी प्लीज। जी तलाल चौधरी साहब, पिछले कुछ सालों में क्या ऐसा हुआ है कि ना हमने तसलसल देखा? हम पहले कहते रहे कि ये हालात खराब हो गए, महंगाई हो गई, टीम मेकिंग नहीं हुई। अब पिछले 3 महीनों से उससे भी ज्यादा महंगाई हो रही है, उससे भी ज्यादा इनडिसीजन है। सो क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो मुमकिन नहीं है कि अगर तकड़ी इकोनॉमी हो, अच्छे हालात हो, तो 3 महीने में इतने बिगड़ नहीं सकते। और यकीनन ये इकोनॉमी जो है ये सालों में इसके असरात आते हैं। तो हमारे लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि हम फौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाते, और दूसरा रास्ता जो मुश्किल रास्ता था, और जब बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि जितने लोग पाकिस्तान के लिए सोचते हैं अदारों समेत, अगर वो सब ये ना समझाते तो शायद हम तो इलेक्शन में जा चुके होते। सो अगर इंटरिम गवर्नमेंट का जो दौर है 4-5 महीने का, वो पाकिस्तान सह नहीं सकता। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतनी उस ताकत नहीं है, क्योंकि कोई बंदा आपको $1 ना देता, कोई बंदा आपसे बात ना करता इतने 2 महीने 3 महीने की गवर्नमेंट से, और पाकिस्तान के हालात हफ्तों पे खराब हो सकते थे। तो इकोनॉमी को स्टेबल करना जो था वो एक मुश्किल रास्ता था, और उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट आज भी हम पे कर रहे हैं। बट जो अभी शेख साहब ने कहा कि पीएमएलएन का एक परसेप्शन ये है कि हमारे एक तरफ मौत थी, एक तरफ बुखार था। एंड शेख साहब वर्ड्स, यही बात खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी की कि हमें बता दिया गया था कि आगे आपके लिए बड़े मसाइल होने जा रहे हैं। ये ऐसे ही हुआ था? देखिए, शेख साहब वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, उनका तजज़िये को मैं कोई उस पर कोई बहस नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कह सकता हूँ कि जिस तरह पीटीआई हुकूमत चला रही थी, जो अदारे इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, वो 1 पेज वाले, वो सारे का सारा बर्ड जो उसकी रिफ्लेक्शन थी इनकी बैड परफॉर्मेंस की, वो अदारों को के पर जा रही थी। और हर गली मोहल्ले में अदारे डिस्कस हो रहे थे, कि क्योंकि लग ये रहा था कि वो लेकर आए हैं। तो अभी भी अदारे डिस्कस हो रहे हैं अगेन। देखिए, मेरी गुजारिश सुने ना, अब आप ये देख लें, अब शेख साहब, अब सारी दुनिया कह रही है कि नून की जो नून की सियासी कॉस्ट नून को पे करनी पड़ रही है, पीपल्स पार्टी को पे करनी है, इत्तेहादियों को पे करनी पड़ रही है। तो हम अपने ऊपर ले रहे हैं, और हम हुकूमत में आए हैं, हमें मुश्किल फैसले हमने अपनी मर्जी से किए हैं, पाकिस्तान के लिए किए हैं। इसके अलावा कोई रास्ता ये तो आपने बहुत, अगर आप कह रहे हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो यू डन देम अ फेवर। क्यों आपने ये फेवर किया फिर पीटीआई को? देखिए, दो रास्ते देखे ना, पाकिस्तान एक साइड पे डिफॉल्ट और श्रीलंका की बात हो रही थी, तो दूसरी साइड पर हमें सियासी फायदा था। हमने सियासी फायदा छोड़ के पाकिस्तान को चुना है, और अगर कोई 4 महीने वो ये इंटरिम गवर्नमेंट फायदा छोड़ के माली फायदा ले लिया है तलाल साहब। ये मेरा ख्याल गोगी की बात कर रहे हैं, वो हीरो की बात कर रहे होंगे, या बनीगाला की बात कर रहे होंगे, वो जो फर्दें बाहर आई हैं मुख्तलिफ जो, और उसके अलावा वो जो मलक रियाज के पैसों की बात कर रहे होंगे। हम पहले भी भुगतते रहे, आइंदा भी तैयार है, लेकिन गुजारिश ये है कि ये हकीकत है कि हमने पॉलिटिकल कॉस्ट पे कर रहे हैं इस पाकिस्तान की खातिर। राइट, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान की खराब मुआशी हालत के लिए आज एक अच्छी खबर सामने आई है। पाकिस्तान और IMF के माबैन मुआहिदा तय पा गया है, और जुमे के रोज IMF पाकिस्तान को मुआहिदे का मुसव्वदा फराहम करेगा। बिफ्ता इस्माइल साहब ने 2 दिन पहले ये बात कही थी कि 1 या 2 दिन में ये मुआहिदा तय पाने जा रहा है। कुछ इसके पॉइंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी यू कैन वॉच ऑन स्लाइड्स। IMF मुआहिदे के बाद नए माली साल में बजट का हुजम
900 अरब रुपए हो जाएगा। 10 जून को पेश किए गए बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7004 अरब रखा गया था। IMF से मुज़ाकरात में टैक्स वसूलियों का हदफ 7445 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। पेट्रोलियम मसनूआत पर मरहलावार 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए फी लीटर लेवी आयद की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% सेल्स टैक्स 1 जून से वसूल किया जाएगा। 10 जून को पेश किए गए बजट में 6 लाख से 12 लाख तक सालाना आमदन वाले अफराद पर टैक्स खत्म किया गया था। 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर 2.5% टैक्स आयद किया जाएगा। शेख साहब, ये जो अनसर्टेनिटी थी, क्या हम समझें कि वो अब कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी या अभी मामलात और मुश्किल होने जा रहे हैं? देखिए, फॉर द टाइम बीइंग तो ऐसे महसूस होता है कि चीजें को बेहतरी की तरफ जाएंगी, मगर जो इंटरनेशनल एजेंडा है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों की तरफ से मुश्किलात का सामना है, अभी उस बैन अल-अक़वामी लॉबी के वो सारे अहदाफ पाकिस्तान के हवाले से उनको महसूस ये हो रहा है कि नहीं मिले हैं। तो एक झोंका जरूर है, मगर मुश्किलात अभी बाकी है और उन मुश्किलात को भी बड़ी हिकमत से स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो डील करना पड़ेगा। क्योंकि IMF सिर्फ IMF नहीं था। IMF का मतलब अमेरिकन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिन जिन मुल्कों में IMF के प्रोग्राम्स आए हैं, उन मुल्कों के साथ अमेरिकन टाइज क्या है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो भी कुछ उस इंटरनेशनल लॉबी के कुछ मुतालबात है, कुछ बाकी है, कुछ शायद मान लिए गए होंगे, कुछ पे भी काम हो रहा होगा, मगर जब तक सारे मामला मुकम्मल नहीं हो जाते, पाकिस्तान के लिए अभी उस तरह की बेहतरी नहीं है। हाँ, ये ताज़ा हवा का झोंका जरूर है। खुदा करे कि ये झोंका जो है वो सारी आबो हवा को बेहतर कर दे और मुआशी मसाइल जो है वो और स्टेट के लिए कम हो जाए। अगर स्टेट इन मुआशी मामला से बाहर नहीं निकलती है तो आम आदमी के लिए तो देखिए ना, एलसीज अगर डिसऑनर होती है और डॉलर मार्केट गायब हो जाता है तो फिर क्या हमारे लिए क्या हो। तो ये हाँ झोंका जरूर है, बट मुश्किलात हैं। और यही मुश्किलात का जिक्र फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि IMF ने तकरीबन 450 अरब के मजीद टैक्स लगाने का जो कहा है, उससे उनका तखमीना है कि महंगाई 40% तक जाएगी, जो कि एक खतरनाक तरीन अमाउंट है। सो अब जी मिसाल मेरे से ले लीजिए। मैं ऑब्वियसली सियासतदान हूँ, साथ में फैमिली का ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। यहाँ झंग से कराची 15 बसेस डेली जाया करती है, 15 बसेस। ये जो आखिरी प्राइस हाइक हुई है उसके बाद सिर्फ 5 बसेस भी आ रही है। पैसेंजर खत्म हो गया है, क्योंकि तेल के साथ इस वक्त किराए बढ़े हैं। वो हालांकि टनल बढ़ाए हैं ट्रांसपोर्टर्स ने, लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बावजूद पाकिस्तान में इस वक्त 30% पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्योंकि वारी में नहीं है, वो खड़ी हो गई है। आप बस टर्मिनल पे चली जाएं, बस स्टॉप्स पे चली जाएं, ट्रांसपोर्टरों को आप घूमते रात धमका नहीं सकती, बसें ही बंद है, उन्होंने खड़ी चल पाए। इसी तरीके से आप जिम्मेदार का देख लें कि वो जब ट्रैक्टर के अंदर डीजल डालेगा तो वो ट्रैक्टर फिर जब गन्ना ट्रॉली में लोड होगा और जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम फार्म टू द शुगर मिल वो कितनी बढ़ गई है। एवरीवन यकीनन ऐसे ही नजर आ रहा है। उससे फिर महंगाई की एक जबरदस्त लहर आ सकती है। अब्बासी साहब, आप लोग खबरें ही देते रहते हैं, मजीद बुरी खबर सुना रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो इसका कोई सदबाब करें, आप लोग पार्लियामेंट में आए, वहां पे बहस करें, रोकें बजट को, उस पर कोई तजवीज दें। व्हाई नॉट? अच्छा, मेरी बात मेरी मुकम्मल जी बस। अभी जो वकास साहब ने कहा, शेख साहब ने कहा कि जी मईशत बहुत बुरी थी, तो मेरे भाई मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस हुकूमत का साइन किया हुआ मुआशी इक्तिसादी सर्वे आप निकालें और 2018-2019 से मुकाबला करें। क्या पाकिस्तान अपनी रिकवरी के पाथ पे था? नहीं था। मैं दोबारा बताता हूँ कि एक्सपोर्ट जो 24 अरब डॉलर में फंसा रहा, वहां से निकल के 32 अरब तक लेकर गए, और जो टैक्स रेवेन्यू था हमारा वो 3800 से आज 6400 अरब तक ये हुकूमत लेकर गई। हर चीज मस्बत थी।
उसके बाद जो आप पेट्रोल को आज रो रहे हैं, डीजल को और पेट्रोल को, ये इस हुकूमत ने रशिया के साथ मुकाम शुरू किया हुआ था। ये सारी साजिश जिसको हम कहते हैं कि रुकनी चाहिए थी, उसका आप कह रहे हैं पीटीआई को नुकसान है। पीटीआई को कोई नुकसान नहीं है, पीटीआई को शायद सियासी फायदा हुआ है, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। आज मुझे बताएं ना, इतने बुरे हालात। अब्बासी साहब, कुछ महीने पहले तक आप लोग खुद हमें बताते थे इंटरनेशनल फिनोमेना है, आप खुद हमें बताते थे आईएमएफ का प्रेशर है, खुद बताते थे कि रूम ज्यादा नहीं है। अब आप सुने, आप ये जो बातें कर रही हैं, ये कहते हैं 2019 में मुआहदा हुआ था आईएमएफ से, 2019 गया, 20 गया, 21 गया, 22 का मार्च तक, इन 3.5 या 3 सालों में या 2.5 सालों में सिर्फ 55 रुपए पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ, और इनके आते ही 120 रुपए महंगा हो गया। क्या एकदम से क्या हो गया था? अगर कोई तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन ज्यादा बुरा है? नहीं,